वैश्विक ऋण संवर्धन सुविधा स्थापित करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक एसएचजी सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेंगे। पेंशन उत्पादों के विनियमित समन्वय और विकास के लिए फोरम की स्थापना की जाएगी। केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में की गई घोषणा के कार्यान्वयन के लिए 2025 में केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्रार का पुनरुद्धार किया जाएगा। हम आवधिक अद्यतनीकरण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली लागू करेंगे। कंपनियों के विलय के लिए त्वरित अनुमोदन संबंधी आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाया जाएगा। शीघ्र विलय के दायरे में भी विस्तार किया जाएगा और प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। अंतरिम बजट में ये प्रस्तावित हमने वर्ष 2024 में 2 देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर हस्ताक्षर किए। सतत विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और फर्स्ट डेवलप इंडिया की भावना से मौजूद मॉडल बीआईटी का पुनरुद्धार करके इसे और अधिक निवेश अनुकूल बनाया जाएगा। विनियामक सुधार। पिछले 10 वर्षों के दौरान वित्तीय और गैर वित्तीय सहित विभिन्न पहलुओं में हमारी सरकार ने व्यवसाय करने की सुगमता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाई है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित हैं कि हमारे विनियमन प्रौद्योगिकी नवाचारों और वैश्विक नीतिगत विकास के साथ सामंजस्य स्थापित करें। सिद्धांत और विश्वास आधारित एक सरल विनियामक फ्रेमवर्क से उत्पादकता और रोजगार में वृद्धि होगी। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से हम पुराने कानूनों को के तहत बनाए गए विनियमनों को अद्यतन करेंगे। 21वीं सदी के लिए उपयुक्त इस आधुनिक, लचीली, जन उपयोगी और विश्वास आधारित विनियामक फ्रेमवर्क को विकसित करने के लिए मैं 4 विशिष्ट उपायों का प्रस्ताव करती हूँ। सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधी विनियमनों, प्रमाण, लाइसेंस और अनुमतियों की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति से 1 वर्ष के भीतर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने की उम्मीद होगी। इसका उद्देश्य विश्वास आधारित आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करके परिवर्तनशील उपाय करना है, ताकि विशेषकर निरीक्षण और अनुपालन के मामले में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ाया जा सके। राज्यों को भी इस प्रयास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धी समन्वित संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय विनियमनों और सहायक अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। ये तंत्र उनकी जवाबदेही बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए एक फ्रेमवर्क भी तैयार करेगा। जन विश्वास अधिनियम 2023 में 180 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित कर दिया गया था। हमारी सरकार अब विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाएगी। अब मैं राजकोषीय नीति के बारे में बताना चाहूंगी। जुलाई के बजट में मैंने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर बने रहने की प्रतिबद्धता जताई थी। हम राजकोषीय घाटे को प्रत्येक वर्ष इस प्रकार से रखने का प्रयास करेंगे कि केंद्रीय सरकार का ऋण जीडीपी के प्रतिशत के रूप में गिरते क्रम में बना रहे। अगले 6 वर्षों के लिए रोडमैप का विस्तृत ब्यौरा एफआरबीएम विवरण में दिया गया है। संशोधित अनुमान उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 31.47 लाख करोड़ है, जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 25.57 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 47.16 लाख करोड़ है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 10.18 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 4.8% है। बजट अनुमान वर्ष 2025-26 में उधारियों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः
34.96 लाख करोड़ तथा 50.65 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियों के 11.54 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। शेष वित्तपोषण लघु बचतों और अन्य स्रोतों से आने की संभावना है। सकल बाजार उधारियां 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। अब मैं भाग 6 की ओर बढ़ती हूं। अप्रत्यक्ष कर। सीमा शुल्क से संबंधित मेरे प्रस्तावों का उद्देश्य टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाना है और शुल्क प्रतिलोम का समाधान करना है। इससे घरेलू विनिर्माण और मूल्य संवर्धन को सहायता मिलेगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार सुविधाजनक बनेगा और आम आदमी को राहत भी मिलेगी। जुलाई 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क दर संरचना की व्यापक समीक्षा के भाग के रूप में मैं 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव करती हूं। ये 2023-24 के बजट में हटाई गई थी। 7 टैरिफ दरों से के अतिरिक्त हैं। इसके बाद शेष बची टैरिफ दरें शून्य दर पर सहित 8 रह जाएंगी। दूसरा, मोटे तौर पर प्रभावी शुल्क दायित्व बनाए रखने के लिए कुछ मदों जहां ऐसे दायित्व मामूली रूप से कम होगा को छोड़कर उपयुक्त कर लगाने का प्रस्ताव करती हूं। तीसरा, एक से अधिक उपकर अथवा अधिभार नहीं लगाने का प्रस्ताव करती हूं। इसलिए मैं उपकर के अधीन 82 टैरिफ लाइनों पर समाज का कल्याण अधिभार से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं। मैं अब क्षेत्र विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ। औषधि और दवाओं पर आयात पर राहत। मैं रोगियों, विशेष रूप से कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट